तो आज की इस वीडियो में 10th क्लास जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो साइंस का टॉपिक्स होता है, ठीक है, उस साइंस के जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका हमने पीडीएफ बनाया है जो मॉडल पेपर से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग 13 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में बहुत ही बारीकी से क्या होते हैं पूछे जाते हैं। 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन। तो बन रही आप हमारे साथ, आपको हम बताने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने वो कह रहा है कि निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के लक्षण है। सजीव का मतलब होता है कि जिसमें वो जीवित हो, जिसमें जान हो, जो अपनी बहुत से प्रक्रियाओं को क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। तो यदि कोई सजीव पदार्थ होगा, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे की बात करें, तो पेड़ पौधा स्थानांतरण कर नहीं सकता है बशर्ते वो लोकोमोशन की क्रिया करता है। क्या करता है? लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है कि अपने स्थान पर ही एक जगह रह के और हिलना डुलना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्थानांतरण वो थोड़ा बहुत कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद श्वसन की प्रक्रिया तो मनुष्य स्वयं करता ही है, सजीव पदार्थ की बात करें, ठीक है। और फाइनल जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस है, इसकी ये प्रक्रिया जो है ये पेड़ पौधे करते ही हैं। तो ऐसा हम देख पा रहे हैं कि सजीव जो होते हैं, लिविंग थिंग्स, उनमें ये तीनों की तीनों प्रक्रियाएं संपन्न होती है। तो इसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे हम लोग क के लिए ए लिखेंगे और ख के लिए बी और फाइनल ग के लिए सी और लास्ट में जो घ आएगा उसके लिए हम डी लिखेंगे, तब आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कोशिका के हित में कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं। कोशिका के भाग। अब कोशिका की भाग की बात करें तो कोशिका जो होता है बहुत से पार्ट से मिलकर बना होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूबुलस, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, केंद्रक, है ना, उसके बाद न्यूक्लियस वगैरह वगैरह या वैक्यूल्स, ये सभी चीज़ों से मिलकर बना होता है। उसी में कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्मा, ये सब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें कि किसी कोशिका के जो गुण होता है वो गुण किस भाग में इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है, तो वो शामिल होता है जीव द्रव्य में, साइटोप्लाज्मा में। किस में होता है? साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा में किसी कोशिका के सभी गुण विद्यमान होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी ग क्या हो जाएगा? ग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, ठीक है। जीवों का अनुरक्षण कहने का मतलब है कि जीवों की रक्षा होता है, तो वह पोषण की प्रक्रिया कहलाती है। जिसके द्वारा जीव स्वयं अपने आप को रक्षा करते हैं वो पोषण की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में कौन स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो स्वपोषी का मतलब कि जो स्वयं अपने आप पोषण को ग्रहण करते हैं, ठीक है, जो अपने आप स्वयं से पोषण को ग्रहण करते हैं, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, ठीक है। तो वैसे चीज़ों को बताना है। तो क्या जीवाणु होते हैं कि कवक, या सभी जीव, या हरे पेड़ पौधे। तो अगर बात करें जीवाणु की तो जीवाणु प्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, या कवक हो गया, या सभी जीव जिसमें मनुष्य, गाय, बकरी, भैंस, भैंस के नानी, भैंस के पापा, भैंस के चाचा, भैंस की चाची, कुछ भी हो, वो सब के सब प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी जीव पर निर्भर रहते हैं। और वो चाहे पेड़ पौधे पर निर्भर हो, या किसी जानवर पर निर्भर हो, या किसी अदर प्लांट पर क्या हो, निर्भर हो। तो एक यही ऑप्शन है यहाँ पे, हरे पौधे जो प्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे प्राणी पर निर्भर नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इनको स्वपोषी की श्रेणी में रखा जाता है, यानी 4 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन घ, ठीक है, या डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 5 कि प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में किस पदार्थ का निर्माण होता है पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किन किन पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है। तो उन पदार्थों की अगर हम नाम की बात करें तो पदार्थ के रूप में होता है HCl नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे CO2 होता है, ठीक है, H2O होता है, और उसके बाद क्लोरोफिल होता है, ठीक है,
क्या होता है, क्लोरोफिल, और फाइनल एक और चीज़ होता है सनलाइट। तो ये 4 पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। ये 4 पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है। यदि इन चारों पदार्थों में किसी तरह के वो कमी होती है तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो अनकम्प्लीटेड हो जाता है। तो फाइनल इन सभी पोषणों के जरिए, इन सभी पदार्थों के बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब पौधे करते हैं तो क्या क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं C6, ठीक है, H12O6, उसके बाद 6 गो ऑक्सीजन के अणु बनाते हैं और 6 गो H2O के अणु बनाते हैं। ये 3 पदार्थ बनाते हैं। ये ग्लूकोज वे स्वयं रख लेते हैं और O2 को, ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देते हैं, और जो H2O होता है ये 1% बनता है। जल जो बनता है प्रकाश संश्लेषण के मीडियम में कितना प्रतिशत बनता है, 1%। यही 1% जल पौधे अपनी वायवीय भाग द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो फाइनल आप देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद 3 पदार्थ बने हैं। अब ग्लूकोज बना है, ऑक्सीजन बना है और जल। याद रखिएगा, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। अब ऑप्शनों में क्या दिया है देखिएगा, CO2 दिया है, H2O दिया है, कार्बोहाइड्रेट दिया है या क्लोरोफिल दिया है। तो आप बताइएगा इसके आधार पे कि इसका सही आंसर क्या होगा। CO2 का इस्तेमाल तो स्वयं पौधे करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कंप्लीट करने के लिए। साथ ही साथ क्लोरोफिल का भी काम करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ये नहीं होता है। फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं कि आप H2O का क्या करता है, निर्माण करते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधे किसका निर्माण करते हैं, H2O का, ठीक है, क्या, H2O, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड यानी जल का निर्माण करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चनवा के सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गोबर छत्ता। गोबर छत्ता का मतलब कि मशरूम में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। और पोषण 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उन तीनों पोषणों के आधार पे आपको बताना है कि गोबर छत्ता जो होता है, गोबर छत्ता ये सड़े गले चीज़ों पर उगता है। जैसे अगर बात करें कि लकड़ी अगर सड़ गई हो या सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनके ऊपर ये क्या होता है, निकलता है। तो ये परजीवी नहीं होगा। परजीवी का मतलब कि जो पेड़ पौधे होते हैं, सॉरी, परजीवी का मतलब कि जो प्राणी दूसरे पर निर्भर, जो दूसरे जीवों पर निर्भर हो। परजीवी, पर का मतलब होता है दूसरा, जीवी माने जीवित रहने वाले। तो वैसे प्राणी जो दूसरे पर निर्भर रह के जीवित रहते हैं उसको परजीवी पोषण बोलते हैं, जो उससे पोषण ग्रहण करते हैं। उसके बाद स्वपोषी में पौधे आएंगे और मृतपोषी में वैसे जीव आएंगे, वैसे छोटे जीव की बात करें या फिर बड़े जीव की, जो अपना पोषण सड़े गले जीवों से प्राप्त करते हों। किससे प्राप्त करते हो, सड़े गले जीवों से। तो उनको मृत जीवी पोषण कहा जाता है। तो यहाँ पे गोबर छत्ता जो मशरूम है ये मृत जीवी पोषण का क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। यदि आज का ये सेशन आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप इस सेशन को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 करें कि पौधे में, ठीक है, पौधे में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है। पौधे में जितने भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उन सभी पार्ट्स में सूर्य प्रकाश को ऑब्जर्व करने की क्षमता किसके पास होता है। क्लोरोफिल वर्ण के पास होता है कि रंध्र के पास होता है, या सभी कोशिकाओं को या परिवहन ऊतकों को। तो सूर्य प्रकाश को ग्रहण करने के लिए सबसे मेन कैपेसिटी होता है किसके पास, रंध्र यानी स्टोमाटा के पास, ठीक है। आप देखेंगे पत्ती के स्ट्रक्चर में, तो पत्तियों के स्ट्रक्चर में छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छिद्र, है ना। इनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को स्टोमाटा या रंध्र बोला जाता है। इन्हीं रंध्रों के माध्यम से गैसों का विनिमय होता है। यानी पौधे के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा O2 बनता है, 6 गो ऑक्सीजन के जब अणु बनते हैं तो वे 6 गो अणु पौधे की पत्तियों में मौजूद इस रंध्र के माध्यम से बाहर निकलते हैं, और वही उसी माध्यम से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ये पौधे अंदर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। यानी बोल सकते हैं हम लोग कि पौधे में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसके पास होता है, तो यहाँ पे रंध्रों के पास होता है, स्टोमाटा के पास होता है। क्योंकि यदि पौधों की पत्ती में स्टोमाटा ना हो, स्टोमाटा अगर बंद हो, क्लोज एंडेड हो, तो उस कंडीशन में गैसों का भी विनिमय नहीं होगा और नहीं प्रकाश का ऑब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं 7 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी ख, ऑप्शन ख हो जाएगा, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में गैस CO2 और O2 का आदान प्रदान किस अंगों द्वारा होता है। तो अभी हम ई क्वेश्चन के आंसर बतैले बनी कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होला तो इनमें गैस के विनिमय यानी आदान प्रदान कौना अंग से होला। तो CO2 का आदान प्रदान और O2 का आदान प्रदान किस अंग से होता है, जड़ से होता है कि तना से होता है कि पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा होता है, ये इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्या कि हम आपको समझाएं अभी, ठीक है। इसलिए 8 नंबर का आंसर आपके ऊपर छोड़ते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दीजिएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मनुष्य में दांतों की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। मनुष्य में जो दांत होता है, दांत का जो स्ट्रक्चर होता है यानी, ठीक है, उस दांत के ऊपर इसके सबसे ऊपरी पार्ट में क्या होता है, किसका संरचना होता है, ये आपको बताना है। अब वो दांत चाहे राक्षस का हो या मनुष्य का हो या जानवर का हो, किसी का भी हो, उसके दांत के ऊपर कौन सा परत होता है। तो ऑप्शनों में दिया है कि डेंटाइन होता है, कि इनामेल होता है, कि मज्जा गुहा होता है या अस्थि होता है। तो दांत के सबसे ऊपरी परत यानी दांत के छत पर ऊपरी परत का मतलब कि दांत के सबसे ऊपर इनामेल का परत होता है। किसका परत होता है, इनामेल का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा यानी इनामेल। हिंदी में बोले तो ऑप्शन ख से खरगोश, खरगोश नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लार यानी सलाइवा इनमें से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। देखिए लार का काम क्या है, जब हम किसी भोजन को मुंह में दाबते हैं, चाहे कुचते हैं चाहे तोड़ते हैं, तो जो भोजन हम मुंह में दाबे कुचे थुरे हैं ना, उस भोजन को ये क्या करता है, मुलायम बनाता है, जिस वजह से अच्छा से हम लोग अंदर घोंट पाते हैं। अगर लार यानी जो लार होता है ये लार नहीं बने ना, तो जो भोजन मुंह में चबा रहे हैं वो भोजन अंदर घोटाएगा नहीं और अंदर नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पे लार क्या करता है कि उस भोजन को मुलायम बना देता है, ठीक है, चिपचिपा बना देता है, जिस वजह से आसानी से ये ग्रास नली के द्वारा, ठीक है, ग्रास नली के द्वारा ये हमारे आमाशय तक क्या होता है, पहुँच जाता है, ठीक है। तो लार क्या करता है, लार का काम क्या है, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि लार इनमें से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। एक होता है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा सब मैंडिबुलर ग्रंथि और तीसरा होता है सब लिंगुअल ग्रंथि, ठीक है। तो इसमें आपको आंसर में ये हो जाएगा, ठीक है। पैरोटिड ग्रंथि जो होती है ये लार ग्रंथि है, जो लार को क्या करती है, स्रावित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, या हिंदी में बोले तो क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 11 कि इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है। जठर रस का मतलब कि जो हमारे आमाशय में स्रावित होता है ये क्या नहीं होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है, म्यूकस भी होता है, पेप्सिनोजन भी होता है, पीत नहीं होता है। ये पीत ग्रंथि से स्रावित होता है, ना कि यहाँ पे जठर रस के द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। आमाशय में ये स्रावित नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन घ, डी मतलब क्या है, घ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इनमें कौन मनुष्य में सबसे छोटी आंत का भाग नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन मनुष्य में सबसे छोटी आंत का भाग नहीं है, ठीक है। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोलन, जेजुलम और इलियम होता है, ठीक है। क्या होता है, कोलन, जेजुलम और इलियम। तो ड्यूडेनम जो होता है छोटी आंत का भाग नहीं होता है, यानी 12 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाए, ऑप्शन ए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इनमें कौन अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब कि जो हमारे काम लायक नहीं होता है, तो वो होता है अपेंडिक्स। क्या होता है, अपेंडिक्स, है ना। जो मनुष्य के आहार नाल का जो सबसे अंतिम भाग मलाशय होता है, वो मलाशय के बाएं साइड में स्थित होता है, अपेंडिक्स। ये हमारे लिए क्या होता है, अवशेषी अंग इसको माना जाता है, क्योंकि अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है, कोई महत्व हमारे अंदर नहीं होता है यहाँ पे। तो 13 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ग हो जाए, क्या हुई, ऑप्शन ग। अब क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 14 कह रहे हैं यहाँ पे कि मानव में पाचन की क्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है। पाचन यानी भोजन का पचना सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो भोजन का पचना स्टार्टिंग पॉइंट होता है मुख गुहा, मुख गुहा, ठीक है। बक्कल कैविटी इंग्लिश में बोलते हैं इसको, वक्कल कैविटी,
बोकल कैविटी नहीं, बक्कल कैविटी, मुख गुहा, ठीक है। तब मुख गुहा में 3 स्ट्रक्चर पाया जाता है, दांत, जीभ और लार। दांत क्या करता है, भोजन को चबाता है, तोड़ता फाड़ता नोचता कुछ भी है, ठीक है। और जीभ क्या करता है, जो भोजन खा रहे हैं उसका स्वाद बताता है, और लार उस भोजन को क्या करता है, मुलायम बनाता है। तो फाइनली बोल सकते हैं कि मनुष्य के पाचन में सबसे प्रारंभिक अंग क्या होता है, तो वो होता है मुख गुहा। क्या होता है, मुख गुहा। और अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य में पाचन की क्रिया में सबसे अंतिम अंग कौन होता है, तो अंतिम अंग होता है क्या चीज़, मल द्वार या मलाशय या फिर एनस या गुदा द्वार, ठीक है। तो प्रारंभिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मुख गुहा, यानी 14 नंबर के करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इनमें कौन अमाशय ग्रंथि का 15 कह रहा है कि इनमें कौन अमाशय ग्रंथि का जठर भाग नहीं है। अमाशय ग्रंथि यानी अमाशय से निकलने वाले जठर ग्रंथि का भाग नहीं है, क्वेश्चन का मतलब है। तो म्यूकस कोशिका है कि जाइमोजिन कोशिका है या मूल पित्तवाहिनी है या अम्लजन कोशिका है। तो अम्लजन कोशिका तो HCl का निर्माण करते हैं जो अमाशय में ही निकलता है। मूल पित्तवाहिनी ये पित्त गाल ब्लैडर के द्वारा क्या होता है, मूल पित्तवाहिनी का स्रावित होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 16 देखिएगा ध्यान से, इनमें किस संरचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जाता है। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं ना सबके सब पाचन तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि हम थोड़ा इसको जूम करें तो आप देखेंगे कि कह रहे क्वेश्चन कि इनमें किस संरचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जाता है। अब बात करें श्वास नली की, तो श्वास नली केवल माध्यम होता है हवा को, ऑक्सीजन को पहुंचाने वाला, जबकि ग्रास नली होता है भोजन को पहुंचाने के लिए। तो अगर बात करें, सबसे पहला पार्ट होता है मुख गुहा, दूसरा पार्ट होता है क्या चीज़, इसके बाद ग्रसनी होता है। पाचन में दूसरा पार्ट क्या होता है, ग्रसनी, ठीक है। क्या होता है, ग्रसनी, ध्यान से समझिएगा थोड़ा, ठीक है। ग्रसनी के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है निगल द्वार, क्या होता है, निगल द्वार, ठीक है। एक पार्ट क्या होता है, निगल द्वार, और दूसरा पार्ट होता है कंठ द्वार। क्या होता है, कंठ द्वार। तो निगल द्वार के द्वारा भोजन जाता है और कंठ द्वार के द्वारा क्या जाता है, ऑक्सीजन। परंतु इन दोनों स्ट्रक्चर के ऊपर एक ठेपी होता है, दोनों नहीं बोल सकते, ठीक है। केवल कंठ द्वार के ऊपर, केवल कंठ द्वार के ऊपर एक ठेपी होता है, ठीक है। ई ठेपिया जो है ना, ई ठेपिया क्या करता है, द्वार ई ठेपी क्या करता है कि जो भोजन हम लोग खाते हैं, क्या खाते हैं, भोजन, उस भोजन को श्वास नली में नहीं जाने देता है, ग्रास नली में जाने देता है। कहाँ नहीं जाने देता है, श्वास नली में नहीं जाता है, ग्रास नली में जाने देता है, ठीक है। अगर श्वास नली में जाएगा तो आपको ठाई ठुई मतलब खांसी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। लोग देहात में कहते हैं सरक जाता है, ठीक है। तो उस समय जो उसका नाम क्या है आपको बताना है, ठीक है। उस ठेपिया का नाम क्या है, ऑप्शन क्वेश्चन देखिएगा, कंठ द्वार के कारण, ठीक है, कि एपिग्लॉटिक्स के कारण या ग्रसनी के कारण या ग्रास नली के कारण। तो ये उहे चोरवा है, ठीक है, उस चोरवा का नाम है एपिग्लॉटिक्स। क्या है, एपिग्लॉटिक्स। यही एपिग्लॉटिक्स श्वास नली के ऊपर क्या होता है, बंद रहता है। और श्वास नली के ऊपर जब बंद रहेगा ना, ठीक है, तो ये भात जितने भी खाना भोजन खाते हैं वो भोजन श्वास नली में नहीं जाएगा। परंतु कभी कभी हम दिमाग कहीं और सोचता है और खा रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में एपिग्लॉटिक्स जो होता है, ये एपिग्लॉटिक्स उस श्वास नली को कवर नहीं करता है, यानी ढकता नहीं है, जिस वजह से भोजन के कुछ कण श्वास नली में चला जाता है और हम लोग उस समय ढाई ढूई करते रहते हैं, खांसी आ जाता है, सरक जाता है। तो जो भोजन हम लोग मुंह से खा रहे थे अर्थात मुख गुहा से, वह भोजन नाक से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो ठेपी का नाम क्या है, एपिग्लॉटिक्स। क्या है, एपिग्लॉटिक्स। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, यानी ख, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद क्या कहलाता है। छोटी आंत में जब भोजन का पाचन हो जाता है, ठीक है, तो भोजन के पाचन के बाद जो अवशेष के रूप में पदार्थ बचत है उसका नाम है चाइल, चाइल होता है। क्या होता है, चाइल। चाइल के बाद जो पदार्थ बनते हैं अवशोषण होने के बाद वो हो जाते हैं मल के रूप में, ठीक है, जो एनस द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी,
डी फॉर दिल्ली, दिल्ली नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 18 कि निम्नलिखित में किस संरचना के मदद से अमीबा का भोजन ग्रहण होता है। मतलब ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा अमीबा अपने भोजनाओं को ग्रहण करता है। तो हमने इसके पहले वीडियो में अमीबा पैरामीशियम के बारे में डिटेल्स बताया है। यदि इस वीडियो को अभी तक नहीं देख पाए हैं तो जाके देख सकते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे स्ट्रक्चर के साथ हमने उसको बताया है, आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। जो 5 मार्क्स के रूप में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो 18 नंबर के क्वेश्चन का सही क्या होगा आंसर, है ना, कुटपाद होता है। क्या होता है? कुटपाद। ये क्या करता है? देखिए अमीबा के स्ट्रक्चर की बात करें तो अमीबा का स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है, ठीक है, ये अपने आकार को बदलते रहता है, ये होता है। अब अमीबा के ये जो दोनों के दोनों अंग देख रहे हैं, थोड़ा जो निकला हुआ है ये दोनों, इसको स्यूडोपोडिया क्या बोलता है? स्यूडोपोडिया बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है? स्यूडोपोडिया या कुटपाद बोला जाता है। ये क्या करता है कि भोजन को ऐसे चारों तरफ से घेर लेता है, समझ रहे हैं, और घेरने के बाद इसको भोजन को अंदर की ले लेता है, निगल लेता है, उसको बाद चबा के बाहर निकाल देता है। हम लोग यही करते हैं, भोजन निकलते हैं, चबाते हैं, बाहर निकल जाता है। तो ये स्वयं को भोजन क्या करता है? बाहर निकालता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा का भोजन अंत ग्रहण किसके द्वारा होता है? कुटपाद के द्वारा होता है। ये कुटपादवा उसका हाथ का काम करता है। हम लोग भोजन को पकड़ने के लिए हाथ का इस्तेमाल करते हैं, अमीबा भोजन को पकड़ने के लिए कुटपाद का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सही नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में अमीबा में पोषण की प्रक्रिया में एक नहीं है। अब देखिए हमने उस वीडियो में बताया अमीबा के बारे में कि अमीबा के जो भोजन का पाचन होता है वो 3 स्टेप में होता है, ठीक है। पहला स्टेप होता है अंतग्रहण, पाचन और बहिष्करण। अंतग्रहण, पाचन और बहिष्करण। अंतग्रहण का मतलब कि भोजन को अंदर लेता है, पचाता है और बाहर ही निकाल देता है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन में तो दिए ही है। अब कह रहा है कि कौन नहीं है, तो अपघटन नहीं है। क्या नहीं है? अपघटन। यानी 19 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो 20 नंबर क्वेश्चन कहतिया कि अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? किस अंग में होता है? हमारे अंदर भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है, बहुत से ऐसे स्टेप में होकर गुजरता है, बशर्ते ये जो अमीबा है, इस अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है? तो अमीबा क्या करता है कि कुटपाद के द्वारा जब भोजन को पकड़ता है, ठीक है, यहाँ पे इन कुटपादों के द्वारा जब भोजन को घेर लेता है, फाइनली मान लीजिए भोजन है, इसको घेर लेता है, तो भोजन को घेरने के बाद अपने अंदर ले जाता है और भोजन रसधानी फूड वैक्यूल्स का निर्माण करता है। भोजन रसधानी यानी फूड वैक्यूल्स का निर्माण करता है और इसी फूड वैक्यूल्स में उस भोजनों को पचा देता है। उसके बाद बहिष्करण कर देता है, बहिष्कार कर देता है, माने अंदर से बाहर ही निकाल देता है, ठीक है। तो किस विधि द्वारा होता है? यहाँ पे भोजन रसदानी अंग में होता है, ठीक है, फूड वैक्यूल्स में होता है। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए मैंने हर एक क्वेश्चन को एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके बता रहे हैं, ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको हर सब्जेक्ट के एक PDF के साथ आपको प्रोवाइड कराएंगे वीडियो, ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। अब क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि पैरामीशियम में भोजन का अंतग्रहण शरीर के किस रचना द्वारा होता है? पैरामीशियम में भोजन का अंतग्रहण शरीर के किस रचना द्वारा होता है? तो पैरामीशियम का जो शेप होता है वह एक चप्पल के समान होता है, ये हमने उस वीडियो में बता रखा है। इसके साइड में क्या होते हैं? तो सीलिया पाए जाते हैं। पैरामीशियम के साइड में क्या पाए जाते हैं? सीलिया, जो इसलिए इसको गति करने में हेल्प करता है, ठीक है। बशर्ते यहाँ पे ना एक साइटोस्टोम नामक क्या होता है? मुख होता है। क्या होता है? साइटोस्टोम। उसी साइटोस्टोम के द्वारा उस भोजन को क्या करता है? ये ग्रहण करता है। किस साइटोस्टोम को कोशिका भिमुख बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। तो अमीबा पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम में भोजन का अंतग्रहण शरीर के किस रचना द्वारा होता है? तो ऑप्शन में दिया भोजन रसदानी, जो कि गलत है। इसीलिए गति करने में हेल्प करता है, जो कि गलत है। कोशिका मुख, जो सही है। क्या है? कोशिका मुख यानी साइटोस्टोम। तो 21 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग, ऑप्शन ग यानी सी। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि देखिए ध्यान से समझिएगा, अमीबा के बारे में हमने थोड़ा पहले बता भी दिया, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन में कहता है कि अमीबा में पोषण की किस प्रक्रिया को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हाई बीच में क्या है? भोजन है। यहाँ पे ये क्या है? भोजन है। तो ये भोजन को अंदर तो निगल लिया है, परंतु दूसरे स्टेप में देखिएगा यानी चित्र ग में, तो ये भोजन को थोड़ा और बाहर ही निकाल दिया है। तीसरे स्टेप में और बाहर ही निकाल दिया है, और फाइनल चौथे स्टेप में क्या कर दिया? पूरा बाहर ही निकाल दिया है।
तो ब से बहर या ब से बहिष्करण, ब से बहर या ब से बहिष्करण, अमीबा कर रहा है बहिष्करण, माने भोजन को बाहरी निकाल रहा है, इसलिए इसको बहिष्करण के नाम से जाना जाएगा। मतलब इस टोटल चित्र में ना बहिष्करण की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। तो फाइनल जो 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ग हो जाएगा, ऑप्शन ग यानी ऑप्शन सी। ठीक है, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो 23 कह रहा है कि 23 यहाँ में देखिएगा, मनुष्य के आहार नल की लंबाई कितनी होती है। आहार नल की लंबाई बताना है, जो मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक फैला होता है। ठीक है, उसकी लंबाई होता है 8 से 10 मीटर। कितना होता है? 8 से 10 मीटर यानी 32 फीट का लगभग होता है। मनुष्य के आहार नल की लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो 24 कह रहा है कि मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नलिखित में किस रचना की मदद से मिलता है। किस रचना की मदद से? तो भोजन की स्वाद की जानकारी हमको मिलता है स्वाद कलिका से। किससे? स्वाद कलिका से, यानी टेस्ट बर्ड के थ्रू। किसके थ्रू? टेस्ट बर्ड के थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 24 के सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, ऑप्शन ग यानी ऑप्शन सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है ना। दांत को अगर अच्छी से सफाई नहीं करेंगे तो दांतवा के ऊपर पियरी छाप देता है। ठीक है, तो दांत के ऊपर क्या छाप देता है? पियरी। तो उस पियरी को, उस परत को, उस अस्थायी परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में दिया है दंत। देखिए यहाँ पे ऑप्शन कर कि दंत अस्थि क्षय या मज्जा गुहा या फिर डेंटाइन या दंत प्लांक। तो उस पियरी को, उस अस्थायी परत को दंत प्लांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंत प्लांक, है ना, दंत प्लांक। प्लांक की श्रृंख नहीं, दंत प्लांक ये बोला जाता है। तो उस पियरी को क्या बोला जाता है? दंत प्लांक। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि, अब क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है 26 कि इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है। तो हमने इसके पहले बताया कि मनुष्य के मुख गुहा जो होता है, मुख गुहा, इसमें कौ जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। पैरोटिड ग्रंथि, है ना, सब मैंडिब्यूलर ग्रंथि और सब लिंगुअल ग्रंथि, ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। तो क्वेश्चनवा कहता है कि इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है। तो अमाशय ग्रंथि जो अग्न्याशय है ये नहीं है। पैरोटिड तो होता है, ये सब मैंडिबुलर होता है, सब लिंगुअल होता है, हमने आपको बताया। ठीक है, तो 26 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन क, ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि आहार नाल में क्रमाकुंचन को दर्शाने वाले, ठीक है, चित्र में चिन्हित स्थान को किस क्रिया को दर्शाता है। फिर से क्वेश्चन कह रहे हैं कि आहार नाल में क्रमानुकुंचन, क्रमानुकुंचन का मतलब होता है कि सिकुड़ना और फैलना, यानी शिथिलन और संकुचन, ये होता है। 2 आप पॉइंट याद रखिएगा। क्रमानुकुंचन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना और फैलना, यानी शिथिलन और क्या होता है? संकुचन, है ना, यह देखिएगा। तो कह रहे कि चित्र में चिन्हित स्थान को किस प्रक्रिया को दर्शाता है। अब इस चित्र में चिन्हित स्थान को देखिएगा, ये आपका चिन्हित स्थान है। यहाँ पे चिन्हा मारल बा, यहाँ पे क्या मारा है? चिन्हा। अब देखिएगा ध्यान से ना, तो ये भोजन है, ये जो ब्लैक देख रहे हैं ये भोजन है। तो भोजनवा जब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो ये पार्ट क्या हो रहा है? फैल रहा है। क्या हो रहा है? फैल रहा है। मतलब क्या हो रहा है? शिथिलन हो रहा है। फैलने का मतलब शिथिलन होता है और संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना। तो भोजनवा बताइए, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये एरिया फैलेगा, समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगा तो भोजन यहाँ भी फैलेगा, यहाँ भी फैलेगा, मतलब फैलता जाएगा। तो फैलने को फाइनली हम लोग बोलते हैं शिथिलन। क्या बोलते हैं? शिथिलन। तो इस चित्र में पूर्ण रूप से शिथिलन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? शिथिलन के बारे में बताया गया है कि भोजन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तैसे तैसे वो जो आमाश, इसको बोलते हैं क्या चीज़? आहार नाल। ठीक है,
क्या बोलते हैं, आहार नाल, यानी एसोफेगस बोला जा सकता है, ठीक है यहाँ पे। तो शीतलन की प्रक्रिया हो रही है, इसलिए इस चित्र में सबसे पहले सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी ख। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहे हैं, सॉरी 28, कि अमाशय की भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होता है। अमाशय की जो भीतरी दीवार होती है उसकी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होता है, ये आपको बताना है। तो वो होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम कोशिका का, क्यूबॉइडल एपिथेलियम कोशिका का होता है, यानी 27 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी ख हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि अमाशय की दीवार में होने वाले घाव यानी पेप्टिक अल्सर निम्नलिखित में किसके अधिक स्राव से हो सकता है, ठीक है। तो वो होता है अम्लीय स्राव के कारण। किसके स्राव के कारण, अम्लीय स्राव के कारण, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव सबसे अधिक अमाउंट में होगा, तो ये अम्लीय स्राव की वजह से अमाशय में क्या होता है, पेप्टिक अल्सर यानी जो घाव इसको बोलते हैं ये हो जाएगा, ठीक है। यानी 29 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क, ऑप्शन क। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। वसा को वसा में और ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो वसा को पचाने वाला जो एंजाइम होता है उसको लाइपेज बोला जाता है। आप जितने भी मीट मछली खाते हैं ना उन सबको पचाने का काम कौन करता है, लाइपेज, जो बहुत आसानी से पचाया जा सकता है। जबकि जो हरे पदार्थ होते हैं जैसे हरे सब्जी साग सब्जी हो गए, इन सबको पचाना है सबसे अधिक मुश्किल होता है पचाना प्रोटीन को। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है तो इसको पचाना बहुत ही कठिन होता है। बशर्ते जितने भी हम चीज़ें खाते हैं ना, जैसे मांस मछली हो गया, ये सब बहुत जल्दी पच जाते हैं। उन सभी चीज़ों को पचाने का काम कौन करता है, लाइपेज। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख, ऑप्शन ख यानी बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे हैं कि मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है। आहार नाल में किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है, तो वो होती है बड़ी आंत की। बड़ी आंत ऑलरेडी क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। बड़ी आंत छोटी आंत से क्या होता है, बड़ा होता है, यानी 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आज के सबसे अंतिम क्वेश्चन से आप मुलाकात कीजिएगा, 31 नंबर लास्ट, ठीक है। लास्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, ठीक है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि होता है यकृत ग्रंथि, जो लगभग 1.5 kg का होता है। कितना kg का होता है, 1.5 kg, यानी 1 किलो 500 ग्राम का होता है यकृत ग्रंथि, 1.5 kg का होता है, समझ रहे हैं। मतलब एक दिमाग के भार के बराबर होता है लगभग।